जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हो? बढ़िया हो? स्वस्थ हो भाई? तंदुरुस्त हो? बताओ। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए। तो आज मेरे भाई हमारा औसत उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं हम लोग उससे कर लेंगे, और पीछे में आप एक बार देख लीजिएगा कि कहीं कोई क्वेश्चन बाकी तो नहीं रह गया है। ठीक है, यहाँ पर एक 144 है, होल्ड पर है। ठीक है, बाकी इसके अलावा हमें आगे के सारे क्वेश्चंस करने हैं और हमें देखने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? पहले तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज आपका दिन जो है नहा धोआ करके शुरू हुआ होगा, क्योंकि आज के दिन तो लगभग सबको नहाना ही पड़ता है जिनमें से एक हम भी हैं। ठीक है, आ जाओ भाई, सभी लोग लाइव आ जाओ यहाँ पे। राधे राधे, गुड इवनिंग। ठीक है, आ जाओ, लाइव आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। चलिए भैया, तो क्वेश्चन नंबर 147 देख लीजिए, आइए। और पीछे का आप रिवाइज कर चुके होंगे, इसको ख़त्म करने के बाद में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए मेरे भाई, क्या कहा गया 147 में। CHSL का बोला गया था, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली was 18,600 ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ, इतना ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 मंथ एंड इतना ड्यूरिंग द लास्ट 5 मंथ ऑफ ए ईयर। द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर वाज इतना, एवरेज मंथली इनकम कितना होगा। मुझे लगता है ऐसा सवाल मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ। ठीक है, कि एक व्यक्ति के अलग अलग महीनों का औसत मेरे भाई खर्च दिया गया हो, पूरे साल का यहाँ पर हमारे सामने सेविंग दिया गया हो, और हमसे उसका इनकम पूछ रहा हो कि यहाँ पर उसका इनकम जो है वो हमारा कितना है और क्या है। तो हमने कहा जी देखिए, इनकम जो बनता है वो दो चीज़ों से मिला करके बनता है। अगर हम यहाँ पर इस इनकम को बताने पर आए मेरे भाई यहाँ पर, तो ये जो हमारा इनकम बनता है ये किससे किससे मिला करके बनता है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी देखिए, ये जो आपकी इनकम बनती है ये मिलती है मेरे भाई एक्सपेंडिचर से, और यहाँ पर किससे? सेविंग से। तो एक बार एक्सपेंडिचर का एवरेज हम निकाल लेंगे, एक बार हम सेविंग का एवरेज निकाल लेंगे, और जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए, सबसे पहली बात यहाँ पर करते हैं, एक्सपेंस को लेकर के करते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर एक्सपेंस पर क्या है। तो एक्सपेंस की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो पहले 3 मंथ का हमारा कितना है? तो पहले 3 मंथ का हमारे सामने 18,600 है। तो पहले 3 मंथ का अगर हमारे सामने 18,600 है कि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा? पहले 3 मंथ का 18,600 है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है अगले 4 महीने के लिए 21,750 है। तो 21,750 अगले 4 महीने के लिए है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ बोला गया ना, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली इतना ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ, इतना ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 मंथ एंड इतना ड्यूरिंग द लास्ट 5 मंथ। 22,840 है, कि ये 22,840 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा लास्ट 5 मंथ का। तो क्या हम यहाँ से पूरे साल का औसत निकाल सकते हैं? बताइए। पहले 3 मंथ का इतना है, फिर 4 मंथ का इतना है, फिर 5 मंथ का इतना है, तो हमारे पूरे साल का कितना होगा? तो पूरे साल का अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा औसत हमारा कितना होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो मान लीजिए मेरे भाई, हम अपना तरीका डेविएशन लगाते हैं, और डेविएशन के माध्यम से हम औसत निकालते हैं कि हमारा कितना होगा। तो हमने 21,000 को औसत मान लिया। 21,000 से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बात बोल पाएंगे कि सर देखिए, ये हमारा 21,000 से कितने की कमी है। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 18,600 में 1,424 है, 24 × 3 कितना हो जाएगा? तो 7200 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा कम है कि ज़्यादा है? 750 ज़्यादा है 4 लोगों पर। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई, कुल मिला करके हमारे पास में 3,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर उसके बाद में ये हमारा ज़्यादा है कि कम है? तो 1840 ज़्यादा है, और एक लोगों पर 1840 ज़्यादा है, तो 5 पर कितना होगा? तो 1800 का 5 गुना मेरे भाई 9,000, और 9200 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर, 40 बचे 200। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा लगभग लगभग इतना। अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 9 और 3 12,200 में से मेरे भाई यहाँ पर जो है 7,200 निकाल दीजिए। तो लगभग आपका मेरे भाई यहाँ 9 3 12 में 7 गया 5। तो ये हमारा डेविएशन जो आएगा वो 5,000 का आएगा। और ये 5,000 के डेविएशन को हमें कितने में बांटना होगा? तो हमें यहाँ पर 12 में बांटना होगा मेरे भाई। ठीक है, तो अगर हम इनकम की ही बात करते हैं, हालांकि देखो इनकम देखो, तो इनकम जो आता है, मैंने आपसे कहा ना, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर का एवरेज और सेविंग का एवरेज। तो एक्सपेंडिचर का एवरेज कितना होगा? तो आप बोलोगे सर एक्सपेंडिचर का जो एवरेज होगा इतना हम माने थे, और ये हमारा क्या है? तो एवरेज हमारा डेविएशन है। तो सर ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंडिचर का एवरेज यहाँ पे, ये एवरेज एक्सपेंडिचर की वैल्यू हो जाएगी। या ऐसे कह लीजिए औसत हमारा क्या हो जाएगा? तो खर्च हो जाएगा। तो ये हमारा औसत खर्च हो चुका है मेरे भाई यहाँ पर, और औसत
बचत हमारा कितने का होगा, पूरे साल में हम यहाँ पर इतना बचाएंगे मेरे भाई, 1,43,020 हमारा, और इसे हम भाग करेंगे किसके साथ में, तो 12 के साथ में। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, इनकम का एवरेज होगा। ये हमारा क्या होगा, इनकम का एवरेज होगा यहाँ पे। ठीक है, ये समझिए मेरी बात को लेकर के आप यहाँ। तो हमने यहाँ पर ये कहा जी, इनकम का एवरेज बराबर एक्सपेंडिचर प्लस हमारा कितना हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे जी ये हमारा 21,000 हो गया। 21,000 के बाद में यहाँ पर क्या हो गया, 14,000। देखो यहाँ पर ये पूरा इसको जोड़ लो मेरे भाई ले जा करके, 1,43,000 में से 5,000 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 1,48,020, और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 12 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम 12 से काटेंगे जी, एक बार में 12, 28 हो गया, तो 12 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर 24। ठीक है, 40 हो गया, 12 का 3 गुना 36 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और 12 देखो फिर से रिपीट करते हैं, 12 का 12 24 हमारा, 28 से तो 12 दूना 24, 40 से 12 3 36, 42 हो जाएगा मेरे भाई। फिर से 12 3 36, तो ये लगभग हमारा दशमलव में जाएगा यार, ये दशमलव में ही जा रहा है ना आपका। ठीक है, दशमलव में ही जा रहा है। एक बार देखना जरा, 1,43,038 हमारे पास में इतना हो गया है। ठीक है, अगर हम 12 से देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 28, 12 दूना 24, 40 12 3 36, 42 हो गया, 42 हो गया, फिर 12 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर लगभग 36 हो गया। ठीक है, 60 12 बचे 60 नहीं सही है, यहाँ पर इतना आएगा 5 आएगा। और अगर हम मेरे भाई यहाँ देखते हैं 21,000 में 12,000 अगर आप जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के 33,335। 33,335 का मतलब ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा वहां पे। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, तो ये औसत माना था, डेविएशन निकल करके आ गया, तो ये हो गया। ये एवरेज एक्सपेंडिचर है, एवरेज सेविंग है, जोड़ देंगे तो एवरेज इनकम निकल करके चला आएगा। आइए चलिए मेरे भाई, आगे के सवालों को आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया। 148 में कहा गया, एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर वीक बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे इज नोटेड टू बी 30.2 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे इज फाउंड टू बी 30 डिग्री सेल्सियस, एंड एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे इज 2 डिग्री सेल्सियस मोर देन दैट ऑफ फ्राइडे। एवरेज टेम्परेचर ऑन फ्राइडे हमारा कितना होगा। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई दिखने में ऐसा भौकाली है, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा दम नहीं है, बड़ी आसानी से इसे बनाया जा सकता है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ये सवाल है। सोमवार और शुक्रवार के बीच एक विशेष सप्ताह का औसत तापमान बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे, बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे। तो अगर हम मेरे भाई मंडे और फ्राइडे के बीच में अगर हम देखें तो हमारा इतना होगा। ठीक है, ट्यूसडे टू फ्राइडे, यहाँ पर देखो एक मंडे को हम अलग रखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और हम यहाँ बोलते हैं जी ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखिए ये वाली जब आप लाइन पढ़ते हैं तो इस वाले लाइन से आपका क्या तात्पर्य निकलता है, इस वाले लाइन से मेरे भाई यहाँ पर ये तात्पर्य निकलता है कि मंगलवार से लेकर के फ्राइडे तक मेरे भाई टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ट्यूसडे थर्सडे, ठीक है, और फ्राइडे, यहाँ पर इन 3 दिनों का जो टेम्परेचर है वो हमारा मेरे भाई कितना होता है, तो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन में कहा गया एंड द टेम्परेचर ऑन मंडे इज 2 डिग्री मोर देन दैट ऑफ फ्राइडे। फ्राइडे का जितना भी होगा मेरे भाई यहाँ पर, उससे ये 2 डिग्री जो है वो मेरे भाई ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये एवरेज टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर वीक बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे, तो बड़ा मतलब ये पेचीदा सा सवाल है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं मेरे भाई, सोमवार द एवरेज टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर वीक बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे, पूरे का औसत हमारा इतना है। एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे इज फाउंड टू बी 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, काम करते हैं मेरे भाई यहाँ पर है ना, इसको डेविएशन से ना करके इसको हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर जो है वो तोड़ तोड़ के बना लेंगे, तो मुझे लग रहा है वो ज़्यादा सही होगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आप बोलेंगे सर ये मंडे से ले करके फ्राइडे तक। ठीक है, अगर आप देखो एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर वीक बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे इज नोटेड टू बी 30.5, तो यहाँ पर हमारा मंडे आ जाएगा, यहाँ पर हमारा ट्यूसडे आ जाएगा, यहाँ पर हमारा वेडनेसडे आ जाएगा, यहाँ पर हमारा थर्सडे आ जाएगा, यहाँ फ्राइडे आ जाएगा। पांचों को अगर हम जोड़ेंगे तो जो पांचों का सम होगा वो हमारा हो जाएगा मेरे भाई 30.2 इंटू कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। फिर ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो ये हमारी मेरे भाई
20 हो जाएगी। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसका औसत हमारा कितना होगा? देखो यहाँ पर ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया। जो इसका औसत मेरे भाई यहाँ पर आएगा वो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे जी यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे जी 30 इंटू कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये 5 दिनों का मेरे भाई टेम्परेचर है तो एवरेज इंटू इतना, ये 4 दिनों का औसत है तो एवरेज इंटू इतना। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो मेरे भाई यहाँ पर जो है हम दोनों में से घटाते हैं। अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो ट्यूसडे से ट्यूसडे खत्म, वेडनेसडे से वेडनेसडे खत्म, थर्सडे से थर्सडे खत्म, फ्राइडे से फ्राइडे खत्म, खाली निकल करके आएगा मंडे। और मंडे की वैल्यू कितनी होगी? 30 का 5 गुना 150 होता है और यहाँ पर ये 151 होगा। 151 में से आप यहाँ पर 120 को घटा दीजिए। तो 151 में से 120 को घटा देंगे तो आपके सामने इतना निकल करके चला आएगा। तो मंडे की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ जाएगी? तो 31 आ जाएगी। और मंडे की वैल्यू अगर हमारे सामने 31 आ गई तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है कि सर टेम्परेचर ऑफ मंडे इज 2 डिग्री मोर देन दैट ऑफ फ्राइडे, तो फ्राइडे हमारा कितना होगा? यानी अगर मान लीजिए कि फ्राइडे में 2 डिग्री जोड़ने पर हमारा मंडे निकल करके आता है मेरे भाई, तो फ्राइडे की वैल्यू क्या होगी? तो फ्राइडे की वैल्यू होगी मंडे में से 2 कम कर दो, यानी यहाँ पर 31 में से 2 कम कर दो तो 29 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? बी फॉर बाहुबली। डेविएशन से भी तुरंत बन जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसमें ये मंडे वेडनेसडे में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, भाषा में लपटिया जाते हैं आप वहाँ पे। इसीलिए मैंने कह दिया 5 दिनों का सम इतना है, 4 दिनों का सम इतना है, माइनस कर दिया, मंडे आ गया। ठीक है। और फ्राइडे से 2 ज़्यादा है मंडे, इसका मतलब फ्राइडे की वैल्यू 2 कम हो गई। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखिए। कहा गया एवरेज सेल ऑफ कार पर डे बाय अ डीलर ऑफ द मंथ इन अप्रैल इज, यहाँ पर इतना कि अप्रैल के हर दिन का लगभग औसतन सेल हमारा 28 है। एंड एवरेज सेल ऑफ कार ऑन सैटरडे, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सिंपल सी बात है मेरे भाई। ठीक है। पर डे बाय अ डीलर ऑन द मंथ ऑफ, पूरे अप्रैल का औसत हमारे पास में 28 है। एवरेज सेल ऑफ कार ऑन सैटरडे का हमारा 30 है। एवरेज सेल ऑन कार ऑन फ्राइडे हमारा 37 है। व्हाट इज एवरेज सेल ऑफ कार ऑन अदर डे ऑफ द मंथ? ठीक है, इफ द मंथ स्टार्ट ऑन अ ट्यूसडे। कितना बढ़िया ये सवाल है, आईसीआर के मेंस का है कि अप्रैल माह में एक डीलर द्वारा प्रतिदिन कारों की बिक्री का औसत 28 है। शनिवार को कारों की औसत बिक्री हमारे पास में मेरे भाई 30 है। शुक्रवार को कारों का 37 है। और यहाँ पर माह की शुरुआत मंगलवार से है, तो अन्य दिनों में कारों का जो होगा वो कितना होगा? यानी पूरे महीने में 3 प्रकार के दिन होने वाले हैं। ठीक है। पूरे महीने में 3 प्रकार का दिन होने वाला है। उस महीने में मेरे भाई हमारे पास में सैटरडे होगा और शनिवार का औसत बिक्री हमारे पास में कितना होगा? तो 30 होगा। अब शनिवार कितनी बार आएगा अभी वो लिखा जाएगा, जैसे ये डेटा हो जाएगा और यहाँ औसत हो जाएगा। शनिवार जितनी बार आएगा वो यहाँ पे, और एवरेज हमारा कितना होगा? तो एवरेज हमारा मेरे भाई 30 होगा। ठीक है। फ्राइडे यहाँ पर होगा, फ्राइडे अब कितनी बार आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, और फ्राइडे का औसत हमारे सामने कितना होगा? तो फ्राइडे का 37 होगा। पूरा बाकी दिन हमारे पास में कितना होगा अब ये कोई नहीं जानता है। ठीक है। बाकी दिनों का औसत हम कितना मानेंगे? x मानेंगे। और इस तरीके से कि पूरे महीने का जो औसत है, अप्रैल महीने का जो औसत है वो हमारा कितना है? 28 है। अब यहाँ जो डेटा फिल होंगे दोस्तों वो दिनों की संख्या होगी कि उस महीने में शनिवार कितनी बार आया, फ्राइडे कितनी बार आया, बाकी दिन कितनी बार आए। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर देखो महीना कौन सा है? अप्रैल का महीना है। महीना कैसा है मेरे भाई? यहाँ पर अप्रैल का है। ठीक है। अप्रैल में अगर हम देखें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये नाखून वाला जो सिस्टम होता है ना, ऐसे हाथ वाला सिस्टम, ये हमारा क्या होता है? जो ऊंची चीज़ें होती हैं वो 31 का महीना बताती हैं, और जो गड्डी वाली चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर 30 का महीना बताती हैं। तो अगर देखोगे जनवरी, ठीक है, यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन का महीना था? 30 दिन का महीना था। अप्रैल में कितने दिन के महीने थे? 30 दिन थे। कुल मिलाकर कितना दिन था मेरे भाई? यहाँ पर 30 दिन था। अब मैं आपको समझाता हूँ। महीने की जो शुरुआत होती है बच्चों वो कौन सी तारीख से होती है? ट्यूसडे से होती है। यानी अगर 1 तारीख को मेरे भाई यहाँ पर उसमें ट्यूसडे पड़ रहा होगा, 2 तारीख को कौन सा दिन होगा मेरे भाई? वेडनेसडे, 3 तारीख को कौन सा दिन होगा? थर्सडे, 4 तारीख को कौन सा दिन होगा? फ्राइडे। तो खाली फ्राइडे को पकड़ लो और फ्राइडे के रिपीटिशंस को देखो मेरे भाई। ठीक है। जैसे हमारा फ्राइडे अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो कब कब फ्राइडे आएगा? 4 तारीख को फ्राइडे आएगा, 4 में 7 जोड़ दो 11 तारीख को फ्राइडे आएगा, 11 में 7 जोड़ दो 18 को आएगा, 18 में 7 जोड़ दो 25 को आएगा। ये हो गया। सैटरडे कितने को आएगा? 5, 5 में 7 जोड़ दो 12, 12 में 7 जोड़ दो 19, 19 में 7 जोड़ दो कितना? ठीक है, तो 12 7 19, 19 में 7 जोड़ दो 26। यानी उस महीने में 4 फ्राइडे होंगे और हमारे कितने सैटरडे होंगे? 4 सैटरडे। तो फ्राइडे की संख्या कितनी होगी? 4। शनिवार की संख्या 4। 8 दिन हमारे हो गए, तो बचे कितने? 22 दिन। तो यहाँ पर ये 22 आप लिख दीजिए। सर ये हमारी कहानी होती है।
तो पहली बात, अप्रैल महीने में कितने दिन थे? 30 दिन थे। 30 दिन में 4 फ्राइडे, 4 सैटरडे, और जो बाकी दिन बच गए वो हो गए हमारे 22 यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, आगे हम देखते हैं और आगे सारी बातों को हम समझते हैं। तो वही बात है, 4 लोगों को औसत इतना है, 4 लोगों को औसत इतना है, 22 लोगों का कितना होगा कि सबका औसत कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो डेविएशन तुम लगाओ भाई, 28 से 2 ज़्यादा है तो 4 लोगों पर कितना होगा? 8 ज़्यादा होगा। 28 से मेरे भाई यहाँ पर कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। तो 28 से मेरे भाई यहाँ पर जो 9 ज़्यादा है, तो 9 से 4 लोगों पर कितना होगा? 36। चूंकि मेरे भाई 44 हमारा ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारा कम कितना होगा? तो 44 हमारा कम होगा। कितने लोगों पर होगा? तो 22 लोगों पर होगा। कमी कितने की आएगी? 2 की कमी आएगी। इसमें से 2 कम कर दीजिए, x का मान आ जाएगा। तो 28 में से मेरे भाई 2 कम कर दीजिए, x का मान आ जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 26 हो जाएगा। और ये हमारा क्या है? तो करेक्ट आंसर है। ये हमारा क्या है? तो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। आगे यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया है। तो कुछ सवाल यहाँ पर ऐसे भी आ रहे होते हैं, ये महीने वाले सवाल, इनको थोड़ा देखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, आप इसको मेरे भाई एक बार पढ़िए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, उसी के ऊपर में आप इसे बना सकते हैं। देखिए, आज आपकी औसत की आखिरी क्लास हो सकती है। ठीक है, आज हो सकता है कि आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाए। पढ़िए। चलिए आ जाइए यहाँ पर, ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। तो बोला गया, इन एन एग्जीबिशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर स्टार्टिंग विथ थर्सडे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें, एक प्रदर्शनी में गुरुवार के देखो यहाँ, इन एन एग्जीबिशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर का महीना है मेरे भाई, दिसंबर का महीना है। आप पहले ये बताओ मुझे, दिसंबर के महीने में कितने दिन होते हैं? अभी हाल फिलहाल आपका दिसंबर का महीना गया है, तो बताइए दिसंबर के महीने में कितने दिन होते हैं सर? हैं? 31 होते हैं, 30 होते हैं? 31 होते हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब की एक दिन की सैलरी कटी है तो याद है इनको। तो अगर हम बात करें तो दिसंबर के महीने में 31 दिन हमारे पास में होते हैं। ठीक है, कहा गया वो दिसंबर का जो महीना है वो थर्सडे से शुरुआत हो रहा है। एवरेज नंबर ऑफ विजिटर ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन आने वाले लोगों की संख्या इतनी है, संडे के दिन आने वाले लोगों की संख्या औसतन इतनी है, और बाकी दिनों का जो हमारे पास में औसत है वो हमारे पास में कितना है? x है। बोला गया एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे फॉर द होल मंथ इज 238। x का मान हमारे सामने कितना होगा? तो ये भी क्वेश्चन हम उसी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप मेरे भाई आगे का बना सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पे। तो कहा गया मेरे भाई कि पूरा 31 यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोलेंगे जी ये हमारा डेट है और यहाँ पर ये हमारा क्या है? तो लगभग लगभग, अगर डेटा नहीं मतलब यहाँ पर ये देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको मेरे भाई बताऊँ तो शनिवार के दिन में औसतन यहाँ पर कितने लोग आते हैं एग्जीबिशन में? तो शनिवार के दिन में औसतन हमारे सामने 254 लोग आते हैं। ठीक है, ये हमारा डेटा और ये हमारा एवरेज है। उसके बाद में संडे के दिन में हमारे सामने कितने लोग आते हैं? तो संडे के दिन में हमारे सामने 625 लोग यहाँ पर आते हैं। और बाकी जो हमारे सामने अदर हो गए यहाँ पर, उसमें कितने हो जाएगा? तो शनिवार के दिन इतना हो जाएगा, संडे के दिन इतना हो जाएगा, एंड द नंबर ऑफ विजिटर ऑन अदर डे ऑफ द मंथ हमारा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। एवरेज अगर हम बात करें पूरे महीने का निकाल करके, तो ये एवरेज हमारा 238 निकल करके चला आएगा। तो प्रदर्शनी में गुरुवार में शून्य होने वाले दिसंबर मान में, मतलब यहाँ पर ये जो है कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो सैटरडे का इतने का औसत है, संडे का इतने लोगों का आने का वहाँ पर औसत है, बाकी दिनों का x है, और टोटल महीने का कितना है? 238 है। अब बस मुझे यहाँ पर ये पता करना है कि जो ये महीना है दिसंबर का, इसमें कितने शनिवार थे, कितने रविवार थे, और कितनी यहाँ पर बाकी चीज़ें थी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर हम इस सवाल में देखें तो दिसंबर का महीना होता है 31 तारीख का। ठीक है, और यहाँ पर जो महीना है वो थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा?
1 तारीख को पड़ेगा यहाँ पर थर्सडे, 2 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा फ्राइडे, 3 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा सैटरडे और 4 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा मेरे भाई संडे। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्त, यहाँ पर समझना 3 तारीख को यहाँ शनिवार है, तो 7 दिनों के बाद में 10 तारीख को भी शनिवार होगा, 17 तारीख को भी होगा, 24 तारीख को भी होगा और 31 तारीख को भी होगा। यानी शनिवार 1 2 3 4 5, तो शनिवार कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। शनिवार कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। संडे देखो 4 तारीख, 4 में 7 जोड़ो 11, 11 में 7 जोड़ो 18, 18 में 7 जोड़ो 25, 25 में 7 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। और महीना 32 दिनों का नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 31 दिनों का होता है। यानी संडे कितना पड़ेगा, तो 4 संडे पड़ेगा। यहाँ पर 31 में से 9 दिन आपके निकाल दीजिए, तो यहाँ पर 22 दिन आ जाएंगे। कुल मिलाकर के 31 दिन है, 31 में से 9 दिन निकाल दीजिए तो कितने बच जाएंगे, 22 हमारे बच जाएंगे। अब आ जाइए यहाँ पर हम लोग इनका औसत देख लेते हैं। इनका औसत हमारा कितना होगा, ये 238 से हमारा कम है कि ज़्यादा है, तो बोलोगे जी 16 ज़्यादा है। 16 ज़्यादा है 5 लोगों पर, तो कितना हो जाएगा 80। 238 से कम है कि ज़्यादा है, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। आप बोलोगे ज़्यादा है। 15 से 8 गया आपका 7 हो जाएगा मेरे भाई, 11 से 3 गया आपका 8 हो जाएगा, 5 से 2 गया 3 हो जाएगा, 387। 387 का मेरे भाई 4 गुना, 4 सते यहाँ पर 28 हो जाएगा, 4 अठे 32 और मेरे भाई 2 34 का 4 3 हो जाएगा, 4 3 12 और 3 हमारा 15 हो जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर, फिर से रिपीट कर देता हूँ कितना ज़्यादा है, तो इससे यहाँ पर ये लोग कितने ज़्यादा हैं, तो आप बोलोगे गुरुजी 16, 16 पचे 80। ये हमारा कितना ज़्यादा है, तो 387। 7 5 12 8 7 15, 8 3 11 12, 3 2 5 1 6, बिल्कुल 387 ज़्यादा है। 387 4 लोगों पे, 4 7 28, 4 अठे 32 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 34, 4 3 12 3 15, बिल्कुल। तो यहाँ पर मेरे भाई ये इतना ज़्यादा है और ये इतना ज़्यादा है, तो कुल मिलाकर के जो है अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में कितना ज़्यादा होगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 1628 हमारे पास में ज़्यादा होगा। अगर ये 1628 ज़्यादा है तो यहाँ कमी कितने की होगी, 1628 की। कितने लोगों पर होगी, तो 22 लोगों पर होगी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 22 का 7 गुना कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, मतलब 22 का 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 154। और 22 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा, 74 की कमी। ठीक है, इसमें से 74 कम करने पे हमारा x का मान आ जाएगा, यानी 238 और माइनस हमारे पास में 74, ये x का मान है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 13 से 7 हमारा 6 है, तो 164 हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, x का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सैटरडे संडे वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से ये आपको करवाना जरूरी था, क्योंकि कई बार पेपर में यहाँ से उठा करके क्वेश्चन पूछ देता है, और मैं नहीं चाहता कि एक छोटी सी चीज़ ऐसी हो जो आपको नहीं आए और उसके बाद पेपर में आप गच्चा खा जाए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए चलिए यहाँ पर अब ऐसे कुछ प्रेडिक्शंस वाले क्वेश्चन, जिनमें यहाँ पर क्या होगा, एक व्यक्ति की उम्र 4-5 अलग अलग लोग बता रहे होंगे, कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कोई कुछ कहेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उसके बाद में मेरे भाई सभी की बातें सत्य भी होंगी और हमें उनके एक्सपेक्टेड उम्र निकालना पड़ेगा कि क्या उसकी संभावना हो सकती है। उस सवाल को देखिए आप, यहाँ सीजल 2023 का क्वेश्चन है। कहा गया राघव के अनुसार उसका वजन 64 किलोग्राम से ज़्यादा है लेकिन 74 किलोग्राम से कम है। मतलब जो राघव का वजन है मेरे भाई वो क्या है, 64 किलोग्राम से ज़्यादा है लेकिन 74 किलोग्राम से कम है, ये कहा गया। उसकी बहन राघव की बात से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि उसका वजन 60 से ज़्यादा है लेकिन 69 से कम है। तो यहाँ पर 60 से मेरे भाई ज़्यादा है लेकिन यहाँ 69 से क्या होगा, तो कम होगा। ठीक है, उसकी माँ का मानना है कि उसका वजन 68 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो राघव कभी भी रहेगा तो 68 से क्या रहेगा, तो 68 से कम रहेगा, 68 के क्या रहेगा, बराबर। ठीक है, कि वो 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब 68 के बराबर हो सकता है या 68 से क्या हो सकता है, तो छोटा हो सकता है। उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी उसके पिता का यहाँ पर ये कहना है कि वो यहाँ पर क्या है, तो 67 किलो से मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा या नहीं हो सकता, यानी इसके बराबर हो सकता है या इससे कम हो सकता है। यदि वे सभी अपने अपने अनुमानों में सही है तो राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या होगा। जब भी ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आता है तो जितने इक्वेशन बनते हैं उसको यहाँ पर आप सबसे पहले लिख दीजिए। जैसे ये राघव के अनुसार वो 64 से ज़्यादा है, 74 से कम है। अपनी बहन के अनुसार वो 60 से ज़्यादा, 69 से कम है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे भाई अपने माँ के अनुसार वो यहाँ पर ऐसा है और अपने पिता के अनुसार वो यहाँ पर ऐसा है। जब ये सारे कंडीशंस मेरे भाई हो जाते हैं तो उसके बाद में क्या किया जाता है। देखो, अगर आपको ये चाहते हो कि हम सब लोगों के बातों को सही करें, कि यहाँ इसकी बात की भी इज्जत बनी रहे, इसकी भी रहे, इसकी भी रहे, इसकी भी रहे, तो उस केस में याद रखना राघव की वजन क्या हो सकती है। तो इसमें जो सबसे मिनिमम वाला डेटा होगा, मिनिमम वाला डेटा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, तो मिनिमम वाला डेटा होगा मेरे भाई 60। मिनिमम डेटा कितना लेना होगा आपको, 60 लेना, 60 नहीं, मतलब इसमें जो मैक्सिमम डेटा होगा वो कितना होगा,
60 से ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर ये 60 लेना पड़ेगा आपको मेरे भाई। और इधर में अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर मैं मानो यहाँ 61 किलो राघव का वजन लेता हूँ, तो 61 किलो लेता हूँ, तो 61 64 से कभी ज़्यादा है तो नहीं ज़्यादा है, तो वो स्टेटमेंट को तोड़ देगा। जैसे आर की वैल्यू यहाँ पर 61 लेंगे, 61 कभी भी 64 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो बेचारा इसका बात कट जाएगा यहाँ पे। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम राघव भाई का यहाँ पर एज लिखते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे मैक्सिमम होता है, लेफ्ट साइड में सबसे मैक्सिमम डेटा को लिखा जाता है, ज़्यादा वाले को। 60 और 64 में ज़्यादा कौन है, तो मेरे भाई 64 है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, सबसे कम वाले को लिखा जाता है। सबसे कम वाला मेरे भाई यहाँ पर कौन है, तो 67 है, तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो राघव के अनुसार उसका वजन 64 किलो से ज़्यादा है, लेकिन 74 किलो से कम है। उसकी बहन राघव की बात से सहमत नहीं है, सोचती है 60 किलो से ज़्यादा होगा, लेकिन 69 से कम होगा। माँ का मानना है कि उसका वजन 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और पिता का मानना है कि 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब मेरे भाई यहाँ पर समझ गए आप लोग, ठीक है। तो मैं आपको एक ही बात, छोटी सी बात मेरे भाई यहाँ पर बोलूँगा, फिर से बोलूँगा कि जब भी ऐसे 4 लोगों के स्टेटमेंट हमारे सामने आ रहे होते हैं, तो यहाँ लेफ्ट साइड में जो मैक्सिमम होता है उसे लिखा जाता है, और राइट साइड में जो मिनिमम होता है उसे लिखा जाता है। और ऐसा इसीलिए किया जाता है कि जो भी इसके एक्सपेक्टेड, अब 64 से ज़्यादा लेकिन 67 के बराबर, तो राघव भाई के पास में क्या क्या ऑप्शन बचे, 64 से ज़्यादा यानी 65 ले लीजिए, 66 ले लीजिए, और 67 ले लीजिए। ठीक है, 67 भी क्यों लेंगे, क्योंकि उसके बराबर है। अगर ये बराबर वाला चिन्ह नहीं रहता ना, तो हम फिर कौन सा डेटा लेते पता है, हम मेरे भाई 67 से कम यानी खाली 66 तक जाते हैं, क्योंकि वो बराबर हमें दिया गया, इसी वजह से हमें करना पड़ रहा है। अब चाहे ये मान ले लो, ये वैल्यू को चारों जगह पे रखो, चारों के चारों सेटिस्फाई करेंगे। जैसे 65 रखो, वो 64 से ज़्यादा है। 65 रखो, 60 से भी ज़्यादा, इससे भी कम है। 65 रखो, 68 से कम है। 65 रखो, 67 से कम है, तो ये भी चलेगा। आप आर की वैल्यू 66 ले लीजिए, 66 इससे ज़्यादा, इससे कम, 66 इससे ज़्यादा, इससे कम, 66 इससे कम, इससे कम। तो इसीलिए मैंने कहा मेरे भाई ये हमारे आर के 3 क्या हो गए, संभावित मान हो गए। और क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट पॉसिबल वेट ऑफ इतना, इन तीनों का औसत क्या होगा। तो हम 1000 दफ़ा बता रखे हैं कि जब भी आपके सामने 1 मान, 2 मान, 3 मान लगातार की संख्या आती है, औसत हमेशा बीच वाला होता है। तो आंसर हमारा कितना होगा, 66 होगा। तीनों का औसत हमारा कितना होगा, 66 होगा। तो ऐसे वाले सवाल एक आधा क्वेश्चन कभी आ गए भविष्य में, जहां पर किसी एक व्यक्ति का मेरे भाई जो है अलग अलग तरीके से औसत निकालने की बात की जाए यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखिए। ठीक है, इतना फास्ट कर रहे हो, पक्का रिकॉर्डेड है वेदांत माथुर, जा भाई तेरे लिए रिकॉर्डेड ही है। ठीक है ना, समझा समझा के आदमी तुम लोगों को थक गया है। ठीक है, अपने हिसाब से सारी चीज़ें लगा लेते हो। ठीक है भैया, रिकॉर्डेड ही है, तुम रिकॉर्डेड ही देखो, तुम यही डिजर्व करते हो, और कुछ नहीं करते तुम, इज्जत तुमको हजम नहीं होती है। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, ये हमारी 3 तरह की संभावनाएं होंगी, और जब भी 3 संख्या लगातार होती हैं तो बीच वाली संख्या क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। अभी इसमें हम आपको, चलिए एक और क्वेश्चन है हम कराते हैं। ठीक है, ताकि ये वाले टाइप्स में आपको क्लैरिटी मेरे भाई यहाँ पर मिल पाए और आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, जैसे आप पढ़िए, शिव की राय में उनका वजन 65 से ज़्यादा लेकिन 72 से कम है। तो यहाँ पर शिव भाई हैं हमारे, उनकी उम्र में मेरे भाई 65 से ज़्यादा है, लेकिन 72 से मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो कम है। उसकी बहन शिव से सहमत नहीं है, और वह सोचती है शिव का वजन 60 किलो से अधिक लेकिन 70 किलो से कम है। यहाँ पर 60 से मेरे भाई अधिक होगा, लेकिन यहाँ पर 70 किलो से क्या होगा, तो मेरे भाई कम होगा। उनके पिता का मानना है कि उनका वजन 68 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर ये लड़का क्या होगा, 68 किलो से कम होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, और यदि वे सभी अपने अनुमान में सही है, तो शिव के विभिन्न संभावित वजनों का औसत यहाँ पर क्या होगा। ये विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या होगा, मैंने यहाँ पर कहा कि जब भी ऐसा इक्वेशन बने तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, इधर सबसे बड़ा वाला मान मेरे भाई लिख दो, जैसे कि तुम्हारा 65, और इधर सबसे छोटा वाला मान लिख दो, सबसे छोटा वाला मान यहाँ पर क्या है, जैसे कि तुम्हारा 68। ठीक है, अब इनका क्या निकालना है, तो मेरे भाई यहाँ पर एवरेज निकालना है। 65 से ज़्यादा लेना है तो 66 ले सकते हैं, 67 ले सकते हैं, और 68 में बराबर का चिन्ह है तो 68 भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, एवरेज ऑफ द डिफरेंट पॉसिबल वेट, तीनों का औसत हमारा कितना है, तो बीच वाली संख्या यानी कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना। तो ये वाले भी कुछ क्वेश्चंस हमने डाले हैं। तो मिसलिनियस का मतलब मेरी नज़रों में यही था कि जो अलग अलग तरह के सवाल होते हैं, थोड़ा उनसे भी आप लोगों का पाला पड़े और आप लोग उसके बारे में भी समझ पाओ यहाँ पे। ठीक है, आज टॉपिक खत्म होते ही क्लास नोट्स इसके अपलोड करवा देंगे। आज ये क्वेश्चन में क्या कहा गया, 1 पेज इज टॉर्न फ्रॉम अ बुकलेट हुज पेज
ठीक है, आर नंबर्ड इन द यूजुअल मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पेज एज 1, ठीक है, द सम ऑफ द नंबर ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज 195, टर्न पेज कंटेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये यूपीएससी के सीसेट का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में कोई ये किताब है, मैं आपको कोई भी किताब दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर हमारी ये किताब है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है, जरा उसको समझो। एक पुस्तिका से एक पृष्ठ फाड़ा जाता है जिसके पृष्ठकों से पहले पृष्ठ से आरंभ करते हुए सामान्य तरीके से, जैसे मानो किताब है और ये किताब में यहाँ पर क्या है, इस किताब में मेरे भाई यहाँ पेज नंबर 1 से सारी चीज़ें नंबर दी गई हैं, पेज नंबर 1। और पेज नंबर 1 के बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेज नंबर 1 जैसे यहाँ फ्रंट में है तो साइड में खोलते हैं तो ये पेज नंबर 2 होगा, फिर यहाँ पर ये पेज नंबर 3 होगा, फिर अगर हम खोलेंगे 4 होगा, 5 होगा। तो जब भी किसी भी किताब से अगर कोई भी पेज आप फाड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसके अंदर में से मेरे भाई एक पेज फाड़ लिया, तो जब भी उस एक पेज को फाड़ेंगे ना तो 2 नंबर साथ में साथ निकल करके चले आएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने ये वाला पन्ना फाड़ा ना तो ये 4 नंबर और 5 नंबर एक साथ उखड़ करके चला आएगा। तो क्वेश्चन में यही बात मेरे भाई यहाँ पर कही गई और वो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बात बोला गया था, क्या कहा गया जरा पढ़िए। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये मेरे भाई बोला गया और वो ये कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि एक पुस्तिका से एक पृष्ठ फाड़ा जाता है जिसे पृष्ठ पर पहले पृष्ठ से आरंभ करते हुए सामान्य तरीके से एक से क्रमांकित किया गया है। शेष पृष्ठकों की संख्या का योग हमारा मेरे भाई 195 है। सम ऑफ नंबर ऑफ द रिमेनिंग पेजेस, ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑफ मेरे भाई यहाँ पर रिमेनिंग पेजेस, हमारे बचे हुए पन्नों का मेरे भाई योग हमारा 195 है। टॉर्न पेज कंटेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो जो पन्ना मेरे भाई यहाँ पर फट गया उसके पास में कौन सी संख्या थी, ठीक है, जो पन्ना मेरे भाई यहाँ पर फट गया, सम ऑफ नंबर ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज 195। अब यार ऐसा होगा बीच में कोई 2 लगातार संख्याएं हमारी गई होंगी, इसमें यह भी हमसे नहीं कहा गया। समझिए इस बात को लेकर के, ठीक है, कि एक पुस्तिका का एक पृष्ठ फाड़ा जाता है जिसे पृष्ठ को पहले से आरंभ होते हैं सामान्य तरीके से एक से क्रमांकित, शेष पृष्ठकों की संख्या का योग हमारा इतना है। अब देखो असल में क्या है, मैंने आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ाया था। सम ऑफ नेचुरल नंबर में यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि हमारे पास में एक कॉपी के अंदर में 10 पन्ने हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक किताब है और ये किताब में मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर सारे पेजेस दिए गए, मान लो इसमें 10 पेजेस हैं। तो अगर 10 पन्ने की किताब है तो उसके नंबरिंग को जोड़ने पर मेरे भाई यहाँ पर कितना मिलेगा, आप जरा बताना। अगर 10 पन्ने की किताब होती तो आप बोलते सर 1 होता, पहले पन्ने पर 1 होता, उसके 2 होता, उसके यहाँ पर 3 होता। क्वेश्चन में यही तो मेरे भाई बोला गया ना, क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि सम ऑफ द नंबर ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज इतना। तो जो नंबरिंग डाला गया है उन नंबरिंग का अगर मैं सम करता, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और ऐसे करते पेज नंबर मेरे भाई 10 तक जोड़ते तो हमारा कितना आता, तो बोलते सर ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1/2 होता है सर, ठीक है। यानी यहाँ पर कितने हैं, तो बोलेंगे सर 10 इंटू 11 बटे में कितना हो जाता है 2। तो यहाँ पर सर देखो यहाँ पर कितना होगा, 10 पन्नों के किताब में सारे संख्याओं को जोड़ने पर कितना आएगा, 55 आएगा। तो मैंने वही बात कहा सर यहाँ पर कि देखिए 10 पन्ने की किताब है, कितने पन्ने की किताब है, 10 पन्ने की किताब है सर। 10 पन्ने की किताब को अगर हम जोड़ते हैं तो 55 निकल करके आता है। ऐसे ही 11 पन्नों का होगा, ऐसे ही 12 पन्नों का होगा, ऐसे ही 13 पन्नों का होगा। तो एक काम करते हैं मेरे भाई 20 पन्नों का लगभग हम जोड़ करके देखते हैं। तो 20 पन्ने की किताब अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 इंटू हमारा हो जाएगा 21 और बट्टे में कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा सर 210 के करीब में। और अगर मानो वो 19 पन्ने का होता तो 19 पन्नों की किताब अगर होती यहाँ पर तो हमारा क्या होता, तो 19 पन्नों का होता तो हम बोलते जी 19 इंटू हमारा 20 और बट्टे में मेरे भाई कितना हो जाता 2, यानी ये हमारा 190 आता, ठीक है। 19 पन्नों की किताब होती तो जोड़ने पर 190 और 20 पन्नों की किताब होती तो जोड़ने पर 110। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए जो किताब था आपका वो था मेरे भाई 195, वो कितना था 195 था यहाँ पे, और 195 में मेरे भाई n भी होगा और इससे एक ज़्यादा भी होगा, तो असल में इतने पन्ने होंगे, ठीक है। तो यानी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो हम क्या बोले, तो हम मेरे भाई यहाँ पर ये बात बोलेंगे, समझिए इस बात को लेकर के। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, तो आप लोग ज़रा इसको देखिए एक बार, समझिए थोड़ा सा पॉइंट को लेकर के। मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा कि एक पुस्तिका से एक पृष्ठ फाड़ा जाता है। अब मैं यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने उस पेज को पूरा का पूरा फाड़ दिया, फाड़ने के बाद में 195 आ रहा है। अब ये हो गया भैया लोचा,
195 है, इसका मतलब यहाँ पर इतना मान लीजिए कि 195 है तो 19 पन्ने की तो वो किताब हो नहीं सकती है, या तो वो किताब 20 पन्ने की होगी या वो किताब उससे ज़्यादा 121 पन्ने की होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। या तो वो किताब 20 पन्ने की होगी या तो वो किताब 21 पन्ने की होगी। तो मैंने यहाँ पर कहा जी समझिए इस बात को लेकर के, ठीक है। एक पल के लिए हम ये मान करके चलते हैं कि वो किताब 20 पन्ने की है, मतलब यहाँ पर जोड़ने पर 210 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करें, तो हमने यहाँ पर कहा जी देखो, मान लेते हैं उसके पास अभी 195 पन्ने थे और जो फाड़े थे वो मेरे भाई 5 और 6 थे। तो अगर 5 और 6 थे तो क्या इसको 5 और 6 जोड़ने पर मेरे भाई 210 आ रहा है? आप जरा देखो, 6 5 11 जोड़ने पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। वो किताब 195 पन्ने की थी और जो पेज फाड़ा गया था वो 7 और 8 था। तो इसमें अगर हम 7 और 8 यानी हम 15 जोड़ दें तो 15 जोड़ने पर 210 आ रहा है। तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर आ रहा है, यानी जो पेज हमने फाड़े थे वो कौन सा फाड़ा था? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें समझने की आवश्यकता थी कि वो 19 पन्ने की किताब तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि अगर कोई 19 पन्ने हिट एंड ट्रायल से जाना था, 19 पन्ने की किताब होती तो सबको जोड़ने पर 190 आता। वो किताब पक्का 20 पन्ने की थी ताकि सबको जोड़ा जाए तो 110 आ जाए, क्योंकि हमारा जो डेटा है ना वो 195 मेरे भाई वो इन दोनों के बीच में लाई करता है, एक संख्या से बड़ा है और दूसरी संख्या से छोटा है। तो ये अगर केस पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब 210 यहाँ पर आएगा। 210 आएगा तो यहाँ पर वही बात है कि 195 में कौन से वो दो पेजेस को आप जोड़ देंगे कि 210 निकल करके आ जाएगा? तो 7 और 8, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो ये हम थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल के हिसाब से जानते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 154 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, पढ़िए, ठीक है। पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर तो बोला गया मेरे भाई, राम है, श्याम है, रोहन है, रोहन नहीं है, रोहन है, रीता और मुकेश एक परिवार के 5 सदस्य हैं जिनका वजन लगातार किया जा रहा है और प्रत्येक सदस्य का वजन करने के बाद उनके औसत वजन की गणना की जाती है। प्रत्येक बार औसत भार जो है किलोग्राम बढ़ जाता है। इफ एवरेज वेट इंक्रीजेज बाई 2 kg टाइम, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और यहाँ वाला जो है मेरे भाई 2 खत्म हो जाएगा। तो मुकेश राम से कितना भारी है? बड़ा बढ़िया सवाल है भाई, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सवाल है। पढ़िए, कहा गया राम, श्याम, रोहन, रीता एंड मुकेश आर 5 मेंबर ऑफ ए फैमिली हु आर वेटेड कॉन्सिक्वेंटली एंड देयर एवरेज वेट इज calculated after each member is weight, ठीक है। after each member is weight, if the average weight increases by 2 kg each time, how much is heavier than ram? तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मतलब एक व्यक्ति से जैसे हट करके आप दूसरे तक आते हो औसत हमारा 2 से बढ़ जाता है, ठीक है। औसत हमारा कितने से बढ़ जाता है? 2 से बढ़ जाता है। तो यहीं पर ये बात कही गई है। तो जैसे मानो जब मेरे भाई राम को हमने खाली वजन लिया होगा, तो राम का वजन लिया होगा तो राम का जो एवरेज आया होगा वो हमारे पास में कितना आया होगा? तो x आया होगा भाई, ठीक है। जब हमने राम और श्याम का एवरेज निकाला होगा, यानी राम प्लस श्याम का एवरेज मेरे भाई यहाँ निकाला होगा, तो ये हमारा जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? तो बोलेंगे सर औसत हमारा 2 से बढ़ जाता है, ठीक है। जब मेरे भाई यहाँ पर राम, श्याम और रोहन, राम हो गया, श्याम हो गया और यहाँ रोहन हो गया, जब इन 3 लोगों का हमने औसत निकाला होगा तो औसत इसमें भी हमारा 2 बढ़ जा रहा है, यानी हमारा इतना हो जा रहा है। जब यहाँ पर इसमें राम हो गया, श्याम हो गया और रोहन हो गया और यहाँ पर रीता हो गया, जब इन 4 लोगों को औसत हम निकाल रहे हैं, औसत में हमारा 2 और बढ़ जा रहा है, यानी हमारा इतना हो जा रहा है। जब मेरे भाई मुकेश को भी हम ले रहे हैं तो राम हो गया, तो श्याम हो गया, तो रोहन हो गया, तो यहाँ रीता हो गया और प्लस कौन हो गया? मुकेश हो गया, तो औसत में मेरे भाई 2 और बढ़ जा रहा है। यही बात तो यहाँ पर कहा गया था कि राम, श्याम, रोहन, रीता, मुकेश एक परिवार के सदस्य हैं जिनका वजन लगातार किया जाता है। प्रत्येक सदस्य का वजन करने के बाद में उनके औसत वजन की गणना की जाए तो प्रत्येक बार औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। मुकेश राम से कितना भारी है? या आसान भाषा में कहे मुकेश और राम का डिफरेंस पूछा गया है। मुकेश और राम का मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है। हमने कहा जी ठीक है सर, इस बात को समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं। यहाँ देखिए r की वैल्यू हमारी इतनी है, r प्लस s का मान कितना होगा? तो ये डिवाइड का मेरे भाई जो 2 है यहाँ से गायब हो जाएगा और वो जाकर के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। वैसे ही r प्लस s प्लस r का मान, ये डिवाइड का 3 मेरे भाई हट जाएगा और यहाँ जाकर के वो मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ से मेरे भाई ये 4 हमारा हट जाएगा और ये 4 हमारा हट जाएगा, तो यहाँ जाकर के वो हमारा गुना हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे इन्हीं लोगों का पांचों का औसत हमारा, पांचों लोगों का औसत हमारा इतना था, तो ये 5 भी यहाँ से जाकर के हट करके मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ जाकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप समझो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। कोई परेशानी की बात है? कोई दिक्कत की बात है? अब अगर क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया तो सबसे पहले इसमें से जब आप इसको घटाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या मिलता है, आप यहाँ पर वो देखिए। तो आप यहाँ बोलेंगे R से R खत्म हो गया, S से S खत्म हो गया, RO से RO खत्म हो गया, RE से RE खत्म हो गया, क्या बच गया मेरे भाई?
m बच गया। और m की वैल्यू कितनी हो गई 5x। देखो यहाँ पर ये 5x प्लस 40 है। अगर आप इसको देखोगे तो ये आप बोलोगे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5x प्लस 40 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा 4x प्लस मेरे भाई 24 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे 5x में से 4x जाएगा तो तुम्हारा x आ जाएगा, और 40 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये किसका मान है मेरे भाई, m का मान है। ठीक है, अब किसका मान निकालना है, r का मान निकालना है, राम का मान निकालना है। तो राम का मान मेरे भाई यहाँ पर कैसे निकलेगा, ये तो भाई साहब हमारे मुकेश जी का वैल्यू निकल करके चला आया। ठीक है, और राम का मान हमारा कितना है, तो राम का मान हमारा x है, m का मान इतना है, राम का मान x है। क्वेश्चन में कहा गया इन दोनों का मेरे भाई डिफरेंस बताओ, डिफरेंस कितने का होगा। तो अगर इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखते हैं, m माइनस मेरे भाई यहाँ पर r देखते हैं, x में से x खत्म कितना हो जाएगा 16, और 16 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन है, C4 का होना प्यार है। समझ में आ गया बात। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अकेले राम की वैल्यू इतनी थी, राम प्लस श्याम की वैल्यू इतनी थी, राम श्याम रोहन की वैल्यू इतनी थी, राम श्याम रोहन रीता की वैल्यू इतनी थी, राम श्याम रोहन रीता मुकेश का मान इतना था। इसमें से हमने इसको घटा दिया तो मुकेश का मान आ गया, राम का मान ऑलरेडी था। क्वेश्चन में डिफरेंस कहा गया था, डिफरेंस जब हमने लिया x x खत्म, खाली 16 आ गया, खेल खत्म मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो इस तरीके से मेरे भाई कुछ ये वाले सवाल जो हैं इनको बनाए जाते हैं। ठीक है, आइए एक और बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पर, और ये सवाल भी हम लोग एक बार देखते हैं, फिर मैं इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 155 यहाँ पर क्या है, तो कहा गया एक क्लास में सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, अगर हम 1 स्टूडेंट 30 किलो को ऐड करते हैं तो औसत हमारा मेरे भाई 1 किलो से बढ़ जाता है। एक और बच्चा हम 30 किलो का मेरे भाई लाते हैं तो औसत हमारा मेरे भाई 1.5 किलो से बढ़ जाता है। ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज ऑफ द क्लास। अब देखो यार, ये क्वेश्चन जब पूछा गया CHSL के 2024 में ना, भाई साहब लोगों की हालत खराब हो गई, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसको करने का तरीका यहाँ पर क्या है, मतलब सच में हालत खराब हो गई, मैं आपको बताऊं यहाँ पे। तो ठीक है, तो इसको हमने जो है YouTube पर 3 तरीके से हमने बताया था, और वो 3 तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या था। तो एक तरीका था बेसिक, एक तरीका था डेविएशन, और एक तरीका था एलिगेशन। लेकिन लंबे समय तक आप इसको रिटेन कर पाओ, आप कभी इसको जीवन में ना भूलो, तो इसके लिए हम आपको मेरे भाई एक तरीका बता रहे हैं जिसे हम कहेंगे एलिगेशन। ठीक है, पूरे क्वेश्चन के एक बार फ्रेम को समझना आप लोग यहाँ पे। अगले 1 मिनट तक मेरी बात को शांति से सुनोगे तो आप समझ पाओगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो क्वेश्चन के फ्रेम में यहाँ पर क्या है कि छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली कक्षा में यदि 30 किलोग्राम भार वाला एक छात्र शामिल किया जाता है तो कक्षा में 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी। मानो मेरे भाई यहाँ पर कोई भी क्लास है, उसमें यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, उनका औसत हमारा कितना है, तो x है। तो छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली क्लास में 30 किलोग्राम का एक छात्र शामिल करो तो कक्षा के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। आप इसमें एक बच्चे को लेकर के आते हो और औसत आपका कितने से बढ़ जाता है, तो औसत मेरे भाई यहाँ पर 1 किलो से आपका बढ़ जाता है। तो 1 से बढ़ जाता है, यानी अब नया औसत हमारा कितना हो जाता है, x+1। ठीक है, कहा गया यदि 30 किलोग्राम का एक और छात्र लेकर के आते हो, अब इसमें एक और छात्र लेकर के आते हो, मानो पहले आपके पास पे y छात्र था, अब उसमें एक 30 किलो का छात्र आ गया तो अब औसत इतना हो गया। अब उसमें 30 किलो वाले मेरे भाई यहाँ पर 2 छात्र आ गए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, यदि 30 किलोग्राम का एक और छात्र शामिल हो जाता है तो कक्षा के औसत भार में मूल औसत से 1.5 किलोग्राम की वृद्धि, यानी मूल औसत से 1.5 किलोग्राम की मेरे भाई यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। ये कहानी था। इन अ क्लास विद सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 स्टूडेंट वेटिंग 30 इज एडेड। जब एक बच्चा 30 किलो का ऐड किया जाता है, एवरेज 1 से बढ़ जाता है। एंड इफ 1 मोर स्टूडेंट वेटिंग 30 इज एडेड, जब एक और बच्चा 30 का किया जाता है तो एवरेज ओरिजिनल एवरेज में 1.5 हमारा जुड़ जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर हमसे कहा गया कि ओरिजिनल एवरेज हमारा क्या होगा। ये जो ओरिजिनल एवरेज है, मतलब यहाँ पर ये एक्स का मान हमारा क्या होगा। ठीक है, मैंने कहा मैं बिल्कुल बताऊंगा, आप इस बात की चिंता ना करें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एलिगेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर भी किसी भी 2 चीजों को मिलाकर के तीसरी का निर्माण किया जाए। ठीक है, या एक ऐसा डेटा हो जो 2 लोगों के बीच का डेटा हो। तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे मानो, ठीक है, ये वाला जो डेटा है ना वो x और x+1.5 के बीच का डेटा है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब है ये एकदम इनिशियल स्टेज है और ये एकदम फाइनल स्टेज है और ये हमारा बीच का स्टेज है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे शुरू का बच्चों का औसत कितना था x, फाइनल में बच्चों का औसत कितना था इतना, और बीच में बच्चों का औसत कितना था मेरे भाई यहाँ पर इतना था। तो जब हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो क्या होगा, तो जब हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो याद रखना यहाँ जितना भी बच्चा था उससे यहाँ पर एक बच्चा ज़्यादा था और उससे यहाँ पर एक बच्चा ज़्यादा था, यानी शुरू और अंतिम वाले में कितने बच्चों का डिफरेंस था, 2 बच्चों का डिफरेंस था।
मैं मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, सब कुछ तरीके से समझाऊंगा। इसमें से अगर आप इसमें देखो, ये एकदम मेरे भाई यहाँ पर इनिशियल स्टेज है मेरे भाई, यहाँ पर जब क्लास में मेरे भाई सारे बच्चे थे वो था। और ये एकदम कौन सा स्टेज है, तो ये एकदम फाइनल स्टेज है उस क्लास का, ठीक है। अगर आप इसमें से इसको घटाते हो तो यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, और अगर आप इसमें से इसको घटाते हो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें मेरे भाई, तो बच्चों की संख्या 1 से 2 हो जाएगी, ठीक है। यानी बच्चों की संख्या एक अनुपात कितनी होगी, 2। तो पहली और आखिरी संख्या में कितने का अंतर है, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 यूनिट का। और पहले और आखिरी में कितने बच्चों का अंतर है, तो 2 बच्चों का अंतर है। यहाँ से इसमें 1 ज़्यादा और यहाँ से इसमें 1 ज़्यादा है, यानी 2 बच्चे ज़्यादा हैं। तो इससे कितने बच्चे ज़्यादा हैं, 2 बच्चे। यानी 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 2 बच्चे। इसका मतलब शुरू में यहाँ पर कितने बच्चे थे, 2 बच्चे थे, और बाद में उस क्लास में कितने बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए। बाद में मेरे भाई यहाँ पर कितने बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए। समझ में आ गया बात, यहाँ पर बाद में कितने बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए। अब अगर बाद में वहाँ पर उस क्लास में 4 बच्चे हो गए, यानी अब मैं थोड़ा और स्पेसिफिक होकर के बातें कर पाता हूँ। पहले क्या था, किसी क्लास में 2 बच्चे थे x किलो के, एक बच्चा 30 किलो का आता है और औसत हमारा x+1 हो जाता है, ठीक है। फिर एक और बच्चा 30 किलो का होता है और औसत हमारा x+1.5 हो जाता है। तो बताओ x का मान कितना है। अब चाहो तो आप बड़ी आसानी से मेरे भाई यहाँ पर लिख सकते हो कि गुरुजी देखिए, 2 बच्चे थे, औसत हमारा x था, एक बच्चा आता है गुरुजी और यहाँ पे, और कितने किलो का आता है, 30 किलो का आता है, और सबका औसत हमारा कितना हो जाता है, x+1 हो जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये x का मान पूछा गया है। कई सारे तरीकों से आप इसे बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें इंक्लूजन लगा सकते हैं, आप चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप चाहें तो मेरे भाई इसको बेसिक तरीके से बना सकते हैं कि 2 बच्चों का औसत वजन x हुआ करता था, एक बच्चा 30 किलो का आया और अब औसत वजन x+1 हो गया। तो अगर आप इस वाले भाग को मेरे भाई ऐसे बनाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे सर देखो इससे 1 की कमी है 2 लोगों पे, तो इधर -2 होगा, इधर -2 है तो पक्का यहाँ पर मेरे भाई +2 होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, 1 की कमी है 2 लोगों पर, -2 होगा, -2 है तो +2 होगा, कितने लोगों में डिवाइड होगा, इतने में। यानी इसमें 2 जोड़ने पर 30 आएगा। अगर हम बात करें तो इसमें 2 जोड़ने पर 30 आएगा, तो x+1 में 2 जोड़ने पर कितना आएगा मेरे भाई, 30 आएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 27। तो ये हमारा औसत होगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, 27 होगा। एक तो यहां पर मेरे भाई ये हो गया। दूसरा तरीका यहां पर क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हम आपको मेरे भाई यहां पर समझाते हैं। दूसरा तरीका आप इसको नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्लास में 2 बालक थे, मानो यहां पर कितने बालक थे मेरे भाई, पहले 2 बालक हुआ करते थे, ठीक है। अब एक बच्चा बाहर से एंटर कर गया यहाँ पर, तो ये 2 बालक तो थे ही थे वहां पे, और बाहर से जो एंटर किया है वो मेरे भाई यहाँ पर देखो, ये 2 बालक थे, इसके पास में x था और इसके पास में x था। एक बालक जो आया है उसके आने के चलते इसके में 1 बढ़ गया मेरे भाई, इसमें यहाँ पर देखो आप समझना मेरी बात को लेकर के, ठीक है। इसके में भी 1 बढ़ गया, इसके में भी 1 बढ़ गया, और इसके में भी 1 बढ़ गया, और ये जो बालक आया है वो 30 किलो लेकर के लड्डू लाया है, ठीक है। तो आप ऐसे मान करके चलो कि ये जो बालक आया है वो कितना लेकर के आया, 30 किलो, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये 30 रुपए लेकर के इस कमरे में आता है, 30 रुपए में से 1 रुपया इसके लिए लाएगा, 1 रुपया इसके लिए लाएगा, और 1 रुपया खुद के लिए लेकर के आएगा। जैसे मानो इस सिनेमा हॉल में मूवी देखने का टिकट x रुपया है, ठीक है। और जब ये लेकर के आता है तो सारे के पास में x+1 x+1 x+1, यानी 30 रुपए में से 3 रुपए इनके लिए लाता है। तो खुद के लिए कितना लाया था, तो 27 लाया था। खुद के लिए कितना लाया था, 27 लाया था। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या आप इंक्लूजन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो आपका ये बन जाएगा। ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों ने इसको बहुत तरीके से समझ लिया, ठीक है। तो ये हमारा मेरे भाई औसत हुआ खत्म। अब उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं जिन क्वेश्चंस को हमने मेरे भाई होल्ड पे रखा है। जैसे यहाँ पर एक ये वाला सवाल, एक बहुत ही बढ़िया और बिगड़ैल सवाल है ये, ठीक है। और सीजल का ये हमारा क्वेश्चन है, और बहुत ही तरीके से हम लोग मेरे भाई इसको बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं। पढ़िए एक बार मेरे भाई, ये शिफ्टिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं बड़े परेशान करने वाले होते हैं। एक बार पढ़िए आप, यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया जी, वर्ग ए है और बी के छात्रों का औसत वजन, जिनमें प्रत्येक में 40 छात्र हैं, क्रमशः 45.5 और 44.2 किलोग्राम है। वर्ग ए के 2 छात्र जिनका वजन इतना किलोग्राम था, उन्हें वर्ग बी में, और यहाँ पर वर्ग बी को, यहाँ पर जो है वर्ग बी के 2 छात्रों को ए में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिनसे दोनों वर्गों का औसत वजन बराबर हो गया है। तो वर्ग बी से वर्ग ए में शिफ्ट किए गए छात्रों का औसत वजन क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
हम इन्हें कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा आसान सा तरीका बताऊंगा आपको, जिससे आपको भविष्य में कभी कोई परेशानी नहीं होगी और आप जब चाहेंगे तब मेरे भाई बड़े आसानी से आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ऑफ ए एंड बी हैविंग 40 स्टूडेंट ईच इज 45.5 एंड 44.2। ये क्लास ए है और ये हमारा क्लास बी है। इसमें भी हमारे पास में 40 बच्चे हैं और यहाँ पर भी हमारे पास में 40 बच्चे हैं। ए का जो औसत है वो हमारा कितना 45.5। तो अगर मैं पूरी क्लास का सम निकालना चाहूँ तो ये पूरी क्लास का सम निकल करके चला आएगा। ठीक है, क्योंकि सम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो सम का मतलब मेरे भाई होता है एवरेज और इनटू कितना होता है, तो नंबर होता है। तो मैंने एक बार कहा एक काम करो भैया सुनो, हमारे पास में दो सेक्शन है, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। तो ये सेक्शन ए का सम देखो एक बार में, तो वर्ग ए और बी में यहाँ पर जो है 40 छात्र हैं, यहाँ पर भी कुल मिलाकर के 40 छात्र हैं और यहाँ सेक्शन बी है आपके पास में, यहाँ पर भी आपके पास में 40 छात्र हैं। कहा गया ए का औसत इतना है, बी का औसत इतना है, तो ए का हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर पूरा पूरा हम सम निकाल लेंगे। 45.5 है मेरे भाई, यहाँ पर माफ करिएगा 45 पॉइंट यहाँ पर 5 से गुना करके, एक बच्चे का वैल्यू इतना है तो 40 बच्चों का वैल्यू इतना होगा और यहाँ पर कितना होगा, तो 44.42 से गुना करके यहाँ पे। ठीक है, वर्ग ए के दो छात्र जिनका वजन हमारा इतना किलोग्राम था, उन्हें वर्ग बी में, उन्हें किस में मेरे भाई, वर्ग बी में। फिर से रिपीट करता हूँ, ए के दो छात्र जिनका वजन इतना किलोग्राम था, टू स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए हैविंग एवरेज वेट ऑफ इतना वर शिफ्टेड टू बी। इसके दो बच्चों को निकाल करके इसमें डाला गया, तो इसके बच्चे निकाले जाएंगे और इसमें डाले जाएंगे, तो इसमें से माइनस होगा और इधर क्या होगा, तो वो मेरे भाई प्लस होगा। तो यहाँ के जो दो बच्चे थे यहाँ पर वो कितने के थे, तो 2 इंटू 48.75, इधर से मेरे भाई माइनस होंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे और वो हो जाएंगे 2 इंटू मेरे भाई 48.75, यहाँ पर आकर के क्या हो जाएंगे, तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, वर शिफ्टेड टू बी एंड टू स्टूडेंट ऑफ बी वर शिफ्टेड टू सेक्शन है, और इसके दो बच्चों को निकाल करके इसमें डाला जाएगा। तो यहाँ पर इधर जो है मानो उनकी वैल्यू y है, तो यहाँ से निकाल करके मेरे भाई यहाँ पर डाल दिया गया, 2y कर दिया गया। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ बोला गया मेकिंग द एवरेज वेट ऑफ बोथ द सेक्शन इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि मेरे भाई एवरेज निकालना है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, सम अपॉन में नंबर। ठीक है, तो जैसे ये क्या है, तो सम है, इसको 40 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा, और इसको यहाँ 40 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और अब दोनों का एवरेज क्या होगा मेरे भाई, तो बराबर होगा। दोनों का एवरेज मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बराबर होगा। एकदम सिंपल और साधारण क्वेश्चन कि 40 बच्चों के सम में से यहाँ दो बच्चों का सम घटा करके दो, जो देखो यहाँ का घटाओगे इसमें, ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन है कि इसके वोटर कट के उसमें चले गए, उसके वोटर कट के इसमें चले आए। ठीक है, तो ये बचे हुआ डिवाइडेड बाई 40, इसका एवरेज बचा हुआ डिवाइडेड बाई 40, इसका एवरेज, दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर। तो एवरेज वेट ऑफ यहाँ पर शिफ्टेड टू इतना, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो मेरे भाई बोला गया दोनों को हम क्या कर रहे हैं जी, बराबर कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। 48.75, कोई बात नहीं, यहाँ पर 48.75 है, 48 पॉइंट आप इसको 7 मानिए। ठीक है, 48.45 मत देखिए इसको, 75 है यहाँ पर, ये आप ऐसे मान के चलिए। अब यहाँ बस आपको इसको सॉल्व करना है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर y का मान निकालने में किसी को कोई कष्ट होगा। आप 40 से मेरे भाई यहाँ पर 40 को उड़ा दीजिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। 40 का इतना गुना है, तो देखो यहाँ पर आप 40 को मेरे भाई कॉमन ले लो। ठीक है, और 40 के इतना गुना में से 40 का इतना गुना घटा दो, यानी 45.5। आप यहाँ पर देखो तो बोलोगे 45.5 में से मेरे भाई 44 पॉइंट यहाँ पर किसको घटा दो, 2 को घटा दो। ठीक है, और यहाँ पर ये 2 इंटू इतना और ये 2 इंटू इतना, तो अगर आप यहाँ देखोगे माइनस का 2y ला करके इधर जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा प्लस का मेरे भाई 4y यहाँ पे। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ इतना, तो ये 2 अपने पास में रखो रहो, और 48.75 में से मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, तो ये वाला भी पार्ट ला करके उधर जोड़ दो, यानी यहाँ पर आप मेरे भाई क्या बोलोगे, तो 2 टाइम्स ऑफ 48.75 और ये भी -2 आकर के जुड़ जाएगा, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 48.75 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने का भी एक अपना तरीका होता है, एक अपना वे होता है, भी मैं आपको कैलकुलेशन के तरीके दिखाऊंगा कि असल कैलकुलेशन क्या होता है। 40 यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई और ये वाला पार्ट आएगा माइनस हो जाएगा। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर देखिए 48.75 का 2 गुना और ये वाला भी आकर के जुड़ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4 गुना, ये 2 गुना आकर के इधर जुड़ जाएगा, हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना। अब आप देखो 4 यहाँ पर इसमें से कॉमन, 4 यहाँ पर इसमें से कॉमन, 4 यहाँ पर इसमें से कॉमन, यहाँ पर इसमें से अगर माइनस करो 5 से 2 आपका 3 आ चुका है और 5 से 4 आपका इतना आ चुका है 1.3। 1.3 का 10 गुना करेंगे तो 1.3 का 10 गुना करेंगे तो हमारा मेरे भाई हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13, और 13 में कितना जोड़ेंगे, y जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 48.75 यहाँ पर। और बड़े आसानी से बड़े प्यार से मेरे भाई y का मान आप निकाल पाएंगे। अगर आप इसमें से जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 35.75, करेक्ट आंसर है 35.75। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है।
पतंग उड़ा रहे हैं प्लीज़ 6:30 वाली क्लास कैंसिल कर दो, बहुत मार मारेंगे। कोनो क्लास कैंसिल नहीं होगा, चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है? सारा पतंग पुतंग निकल जाएगा अभी। तो मज़ा आया ना मेरे भाई यहाँ पर? तो ये भी कुछ मिक्सिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें से उठा करके उसमें पटक दिए, उसमें से उठा करके इसमें पटक दिए, औसत को मेरे भाई यहाँ पर बराबर कर दिए, तो कैसे करोगे? अब मैं देख ले रहा हूँ एक बार, जस्ट यहाँ क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ कि क्या कोई सवाल हमारा बाकी तो नहीं रह गया। ठीक है सर, बाकी कोई सवाल बाकी है? चलिए बाकी एक बार मैं देख लेता हूँ बस यहाँ पर कि कहीं कोई क्वेश्चन हमारा बाकी तो नहीं है। चलिए मेरे भाई, लगभग मेरी नज़रों में तो सारा सवाल यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है, हमारी तरफ से मेरे भाई डन है, डस्टेड है, ख़त्म है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर कहीं पर कोई सवाल में अगर डाउट रहे तो उसकी वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और अगर कोई सवाल में परेशानी हो, अगर ज़्यादा हो, तो एक बार आप अपने डाउट ग्रुप में मेरे भाई पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हमारी तरफ से वीडियो दिखाइएगा एक बार नंबर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने जैसा शुरू में ही कहा था कि 15 से 20 क्लासेस के बीच में आपका औसत जाएगा, तो 16 क्लासेस में आपकी औसत पूरी होती है ख़त्म। और हमने प्रण लिया था कि औसत के लगभग हर एक चीज़ को हम आपको बताएंगे, आसान से लेकर के मुश्किल सवाल तक हम कराएंगे। तो इसके अंदर में बीच में आपको एलिगेशन भी हम पढ़ाएं, नंबर सिस्टम भी हम पढ़ाएं, और औसत का मेरे भाई पूरा जो है समीकरण आपके सामने हम रख दिए हैं। अब आपसे उम्मीद करके इतना चलते हैं कि हमारे पढ़ाने के बाद में कोई सवाल आपका ना छूटे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को 2 बार देखना होगा। एवरेज और कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा टॉपिक है जिनको कम से कम आपको 2 बार देखना पड़ेगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो बढ़िया से पूरा पूरा कवर करिए मेरे भाई यहाँ पर अच्छे से ख़त्म करिए, पढ़िए, और बाकी अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते हैं मेरे भाई 6:30 वाली क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।